नमस्कार साथियों, मैं आज मानव दस्तक पे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां तेज हो गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी कौन सी हरियाणा में एंट्री मारी है और उसकी विपक्षी पार्टियों के सहायता करने का आरोप भी लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति और रणनीति दोनों को कमजोर करने की साजिश चल रही है? अब सवाल ये उठता है कि यूपी में बसपा को चुनाव में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उपचुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या उनकी वोटरों की जो उनका बेस वोट है उनसे छिटक रहा है? क्या उनकी पार्टी अब कमजोर सी दिखने लगी है? उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन बात कर रहे हैं इस समय होने वाले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसके बारे में, क्योंकि उसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में लड़ने का फैसला त्याग दिया था। अब यूपी में बसपा को क्यों लड़ना पड़ रहा है उपचुनाव? किन दलों से है मायावती की पार्टी को खतरा? क्या उनकी पार्टी के वोटर्स जो उनके मूलभूत वोटर्स थे वो अब उनसे छिटकते चले जा रहे हैं? इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। वही बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा सक्रिय हो चुकी है। बसपा काफी दिनों बाद उपचुनाव लड़ने जा रही है। आइए जानते हैं बसपा को विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला क्यों करना पड़ रहा है और क्या है उनकी रणनीति उपचुनाव सीटों के बारे में जिससे वो जीत हासिल कर सके। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं बसपा काफी दिनों बाद जो है उपचुनाव में हिस्सा ले रही है। पहले तो उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया था, लेकिन 2024 लोकसभा आम चुनाव को लेकर रिजल्ट को लेकर उन्होंने अपने होने वाले यूपी में 10 उपचुनाव सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का मन बना लिया है। कुछ सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, वो भी जानेंगे। आइए पहले कुछ नज़र डालते हैं। इस उपचुनाव को लेकर लखनऊ में बैठक भी हो रही है। कार्यकारिणी की समिति जो निर्णय चुनाती हैं बहन जी, उसको जमीनी पर खरे उतारने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों आदि को अपना निर्देश भी जारी करती रहती हैं। बसपा के लिए संजीव बूटनी का काम कर रहे हैं इस समय उनके पदाधिकारी, क्योंकि उनके पदाधिकारी अब इस बार जमीन पर उतर चुके हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ। सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एकदम तेजी से तैयारी पैनी नज़र रख रहे हैं और हर जगह अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, हमारे मूलभूत अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। एक ही ऐसी पार्टी है जो हमारे समाज के लिए हमारे संविधान में जो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की सुविधा दी थी, उसको बचाने के लिए एक ही मात्र ऐसी पार्टी है, वो है केवल बहुजन समाज पार्टी। अब आज़ाद समाज पार्टी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने की साजिश में भाजपा कांग्रेस की मिली भगत के साथ इस पार्टी का निर्माण हुआ है।
क्योंकि आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव के दौरान भाजपा नेता के निवास स्थल पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मीटिंग चल रही थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ। फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को अपना आदर्श भी कहते हैं और उन्हीं के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद मायावती को अपना आदर्श बताते बताते कहीं उनको जो है मार्गदर्शक मंडल में डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की विरोधी नहीं, उनकी विकल्प हैं। तो क्या अब मायावती संन्यास लेंगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके कहा है अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर कि अभी मैं आजीवन संन्यास नहीं लेने वाली, जब तक मेरी सांस में सांस है मैं अंतिम सांस तक राजनीति में सक्रिय रहूंगी। इन सभी प्रश्न चिन्हों पर उन्होंने विराम लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाली है। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा था क्योंकि उन्होंने जब अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना रही हूँ और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर भी बैठा रही हूँ। तो सभी राजनीतिक पार्टियों में यह सरगर्मियाँ और अफवाहों का दौर फैलना शुरू हो गया कि लग रहा है कि मायावती जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उसी का फायदा उठाकर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कह दिया कि जो है अब मायावती जी, अब उनकी पार्टी अब पुरानी हो चुकी है, अब आज़ाद समाज पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा कांग्रेस की पहले से ही इनकी रणनीति रही है कि बसपा को कमज़ोर किया जाए, उनके बेस वोटरों को उनसे दूर किया जाए, जिससे हमारी पार्टी की राजनीति और रणनीति दोनों कामयाब होती रहे। अक्सर एक सवाल उठाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ही दलित समाज की मूलभूत वोटरों की एकमात्र पार्टी है जिसमें दलित वोटर बहुजन समाज के सभी छोटे बड़े कास्ट जो कि अपने आप को शोषित वंचित समाज से बिलोंग करते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को ही अपना वोट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रैलियां कर रही थी, लग रहा था कि कुछ सीटें निकल कर आएंगी, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि परिणाम आने के बाद उनकी एक भी सीट नहीं निकली। इससे उन्होंने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगी और कुछ प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार भी तय कर दिया है। जैसे गाजियाबाद से रवि गौतम को उतार दिया गया है। वही बात करें तो बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई हो, उसका मात्र एक ही विधायक है इस समय विधानसभा में। ये उनका एक ही विधायक है, उमाशंकर सिंह। हालत यह है कि प्रदेश में 2007 के बाद से बसपा का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है। उनके बेस वोट में सेंधमारी हो चुकी है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने बेस वोटरों को मजबूत करने के लिए उन्होंने यह उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के वोटों में कभी 30%, 20% से अधिक का हिस्सा रखने वाली बसपा का हिस्सा अब करीब 13% रह गया है। इस हालत ने पार्टी में बेचैनी पैदा कर दी है।
इससे निपटने के लिए बसपा ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले बसपा ने विधानसभा का उपचुनाव तब लड़ा था जब 2007 से 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश में उसकी बहुमत की सरकार थी। बसपा ने 2012 के बाद यूपी में विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ा है। बसपा संस्थापकों का मानना था कि जितना चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। बात ये सही भी है। यही रास्ता अपनाकर बसपा यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन बाद में पार्टी ने उपचुनाव न लड़ने का फैसला कर बहुत बड़ी गलती कर दी और उपचुनाव से दूरियां बना ली। इसके बाद हुए नुकसान को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसलिए पार्टी एक बार फिर से सक्रिय मोड में नजर आने लगी है और उनके पदाधिकारी जमीनी स्तर पर बहन जी के शासनकाल के दौरान जितनी भी प्रगति और जितनी भी उन्नति के निर्माण कार्य, चाहे शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, बेरोजगारी दूर करने को लेकर हो, किसान का गन्ना मूल्य दोगुना करने का हो और सुरक्षा माहौल जिस प्रकार से उनके शासनकाल में हुआ था, शासन प्रशासन आदि सब पब्लिक के लिए काम कर रहे थे, उस मॉडल को फिर से बताया जा रहा है, लोगों को बीच पहुंचाया जा रहा है। और आजकल जो माहौल चल रहा है उसके विपरीत, ठीक बसपा के विपरीत चल रहा है। दलित समाज इस समय देश के कोने कोने में उनकी जिंदगी के साथ, उनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ही दलित समाज और बहुजन समाज की जो शोषित वंचित समाज से बिलोंग करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा प्रशासनिक कार्यवाही और प्रशासन सबसे अच्छा बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार अभी तक नजर आती है, क्योंकि सपा सरकार में भी दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी समाज पार्टी है जो बहुजन समाज के छोटे बड़े कोई भी जाति या किसी भी वर्ग का आता हो, जो शोषित वंचित चाहे कोई भी हो, चाहे सवर्ण से कमजोर हो, चाहे दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हो, सबके हितों में वो काम करती थी। या यूं कहें कि पूरे संविधान को लागू कर दिया गया था। उसमें जो नियम कानून दर्शाए गए हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, सबको हिस्सा दिलाया गया था। जो भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटित कराया गया। शिक्षा क्षेत्र में कई सारी यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज आदि का निर्माण किया गया। कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले गए, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटियां, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो उनके शासनकाल में किया गया, जो अभी तक हमें नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने ऐसा ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को ऐसा बनाया गया था जिससे राज्य कोष में फायदा मिलता रहता है, और उसी को वो सब बदनाम करने के लिए उन्होंने पत्थरों की मूर्ति लगाई और पत्थरों की देवी करके उनको बदनाम कर दिया गया था। खैर, बहरहाल बात कर रहे हैं यूपी में होने वाले 200 उपचुनाव सीटों को लेकर। अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच हरियाणा में बसपा और इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन का मामला उनका काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस समय लग रहा है कि बसपा और इनेलो की सरकार हरियाणा में निश्चित तौर से बनती हुई नजर आ रही है। समीकरण की बात करें तो समीकरण बसपा और इनेलो के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है, और उसी को कमजोर करने के लिए या यूं कहें कि भाजपा और कांग्रेस की रणनीति जो है काम कर रही है।
हरियाणा में आज़ाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। ये गठबंधन तब किया है जब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो का गठबंधन हुआ। उसकी सरगर्मियां सबके ऊपर तेजी से चढ़ने लगी और लग रहा है कि जो है हरियाणा में एक बार फिर से बसपा इनेलो की सरकार बनती हुई नज़र भी आ रही है। उसी को कमज़ोर करने की एक साजिश या एक कड़ी मानी जा रही है जो आज़ाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी को एक साथ में लाकर के गठबंधन कर रही है। वही आज़ाद समाज पार्टी ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार है, सबको अपना अपना लड़ने का अधिकार है, ये संविधान हमें अधिकार देता है। आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का आज़ाद समाज पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत से पैदा की गई पार्टी मानी जा रही है, क्योंकि उन पर ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि सरकार इन पर मेहरबान क्यों है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी ने जैसे ही गठबंधन का ऐलान किया, चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी ने एंट्री मारी है, यानी बसपा को कमज़ोर करने की साजिश कह सकते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ बसपा जाती है वहाँ वहाँ आज़ाद समाज पार्टी अपना जो है झंडा बैनर लेके पहुंच जाती है, या यूँ कहें कि उसको कमज़ोर करने की एक कड़ी मानी जा रही है आज़ाद समाज पार्टी। एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी की मुखिया मायावती को अपना आदर्श मानते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के विरोध में अपनी पार्टी को खड़ा कर देते हैं, यानी हर सीट पे उनके विरोध में अपनी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा करते हैं। तो यह आरोप लगना तय माना जा रहा है कि वो भाजपा और कांग्रेस का एजेंट बताए जा रहे हैं या उनकी बी टीम बताई जा रही है, जो अक्सर बहुजन समाज पार्टी को इस आम सभा लोक चुनाव में तमगा लगा करके कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है और संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नाम पर कांग्रेस और सपा ने अपनी सीट लोकसभा में बढ़ाई है। जिस तरीके से संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नाम पर दलित वोटरों ने अपना घर जलाकर दूसरों के महल में अपना आशियाना ढूंढने की कोशिश करने लगी, वहीं आज चुनाव बीतने के बाद उनके खिलाफ एट्रोसिटी बढ़ती हुई दिखने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमने क्या कर दिया, अपना घर जलाया और दूसरों के महल में अपने आशियाने की खोज करने लगे। ऐसा नहीं है। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि अपना घर जलाकर दूसरों के घरों में अपना आशियाना नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने आशियाने को ही महल जैसा क्यों न बना दिया जाए। इसी कड़ी में अब दलितों और पिछड़ों को भी समझ में आने लगा है कि हमारे समाज का हितैषी पार्टी केवल बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे हितों के लिए काम करती है, हमारे लिए काम करती है, हमारे सभी अधिकारों और सुविधाओं के लिए बात करती है। वही बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती रोज रोज नए फैसले ले रही हैं और ऐतिहासिक फैसले ले रही हैं, जिससे उनकी पार्टी और मजबूत दिखाई देने लगी है। इसमें सबसे चौंकाने वाला फैसला था आकाश आनंद को उनको सभी पदों पर वापसी करना और दिल्ली से प्रभारी जो सुजीत सम्राट एडवोकेट सुजीत सम्राट को वापस उनको प्रभारी बना दिया गया दिल्ली प्रदेश का, जो पार्टी की मिशनरी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और फैलाने में लगे हुए हैं, और सही भी है। युवाओं को ज़्यादातर युवा नेता ही इसमें पसंद करने लगे हैं, जो युवाओं को युवा नेता ही ज़्यादा लुभावने और उनके हिसाब से उनके जोशीले अंदाज को समझ पा रहे हैं। ऐसे लोगों को संगठन में पदों को दिया जाना एक प्रकार से सही माना जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के हितों के लिए।
संगठनों को जो है बैठकों के द्वारा कसा जा रहा है। कार्यकर्ताओं से मिली रिपोर्ट के आधार पर संगठन में काम करने वाले जुड़े लोगों को हटाया और बैठाया जा रहा है। दरअसल बसपा इस कवायद में अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि उसने अभी मैदान छोड़ा नहीं है, वो कमजोर भी कमजोर नहीं होने वाली है। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम के मिशनरी को पूरा करने के लिए एकदम से जी जान से तत्पर है। वो अपने समाज और समाज के अधिकारों को कभी भी भूलेगी नहीं, उनके विचारों को हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। उनका कहना है कि ये बीएसपी कोई पार्टी नहीं, एक मूवमेंट है जो लोगों के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई है और उन्हीं के लिए काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी आज भी उन मुद्दों पर काम कर रही है जो उन्हें उठा रही है, जिनकी वो शुरू से समर्थक रही है। उसे उम्मीद है कि वो वोटर जो पास लौट आएंगे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गुमराह करके अपने पक्ष में कर लिए थे संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के नाम पर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान की कापियों को हवा में लहराते हुए गुहार लगा रहे थे, गुमराह कर रहे थे शोषित समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को। दरअसल उत्तर प्रदेश में बसपा को बीजेपी से अधिक नुकसान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने ही पहुंचाया है। हालांकि बीजेपी भी कमजोर नहीं है। बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान पर खतरे का हवाला देकर के दोनों दलों ने बहुजन समाज पार्टी के बेस वोटरों को गुमराह किया और उनका वोट हासिल किया। और बीजेपी फिर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी। इन मुद्दों को उठा करके लोगों के मन में इतना प्रचारित कर दिया कि लोग गुमराह हो गए और बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बताया, और जिसके चलते लोग संविधान बचाओ और बीजेपी से खतरा होने की उम्मीद को लेकर के कांग्रेस और सपा गठबंधन वाली इंडिया टीम को या इंडिया अलायंस को वोट कर दिया। दरअसल संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाने से दलितों के एक बड़े तबके का वोट सपा कांग्रेस की ओर चला गया। यूपी में दलितों की आबादी 20% से अधिक है। इसे बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उसका कोर वोट बैंक धीरे धीरे उसके हाथ से खिसकता चला गया और सपा और कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया। और लेकिन अब बसपा इसके लिए वापसी पे लगी हुई है। उन्होंने इस कारण से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। बता दें कि बसपा ने पिछले कुछ चुनावों में मुसलमानों को टिकट देने में काफी उदारता बरती है, लेकिन उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। बसपा अब टिकट वितरण की अपनी रणनीति को भी बदला है। उसने उपचुनाव के लिए अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही मिल्कीपुर। यह सीट फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आती है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत के चर्चा और देश और दुनिया में हुई। मिल्कीपुर में बसपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। वहीं मुजफ्फरपुर नगर की मीरापुर सीट पर बसपा ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के एक नेता को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने मुसलमानों को कम टिकट देने के संकेत दिए हैं, लेकिन वो भी अपना रणनीतिक सोच के साथ अपना उम्मीदवार तय कर रही हैं, जिससे कि उनके विधायक और सांसद पहुंचे और उनके समाज की बात करें और उनके हितों के बारे में बात करें, उनके मुश्किलों परेशानियों उनके साथ हो रहे अपराध और न्याय की बात करें, जिससे उनके लिए कुछ राहत भरी कार्रवाई हो सके।
बसपा की इस रणनीति के तहत बसपा प्रमुख लगातार सपा, कांग्रेस, बीजेपी पर निशाना साध रही है। वो अपने वोटरों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि बसपा, सपा, भाजपा जिन जाति जनगणना और आरक्षण की बात कर रही है, उसके लिए उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा भी कि जब केंद्र में उसकी सरकार थी तब जाति जनगणना क्यों नहीं कराई गई। वह आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस और सपा और भाजपा की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही हैं। वो इन दलों से दलितों को संविधान रहने की ताकीद कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा को भाजपा, सपा, कांग्रेस के गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं और उसके अलावा आजाद समाज पार्टी की टीम यानी कांशीराम से भी चुनौती मिल रही है। उसको भी पार्टी से विपरीत कार्य करने की बता रही हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट चंद्रशेखर हौसले के बुलंद के कारण दलितों की राजनीति वाले चंद्रशेखर की नज़र में भी बसपा के वोटों पर भी है। अब तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बसपा की रणनीति में कितना काम किया है। यूपी की किन सीटों पर उपचुनाव होना है, आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से कोई भी सीट अभी बसपा के पास नहीं है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी पर 2022 के चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद और खैर बीजेपी के पास थी। वहीं मझवा बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद समाज पार्टी थी और मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के पास थी। इनमें से सीसामऊ को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उपचुनाव विधायकों के लोकसभा के लिए चुन लिए जाने की वजह से हो रहा है। वहीं सीसामऊ सीट के विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से वहां उपचुनाव कराया जाएगा। मायावती ने प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। बोले कि भरे पेट वाले लोगों के लिए डोजो और अन्य खेलों के महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं करोड़ों परिवार, उनका क्या होगा। बसपा सुप्रीमो ने ये मुद्दा उठाया भी है और सही भी है, क्योंकि जो परिवार कमजोर हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनके खिलाफ अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनको इन यात्रा से क्या मतलब है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कांग्रेस की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा गरीबी से जूझ रहे लोगों का मजाक बताया और कहा कि खेलों का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिकरण जो है हानिकारक है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें देश के करोड़ों गरीब व मेहनतकश लोगों को उचित व सम्मानजनक आजीविका मुहैया कराने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए उन्हें भूखे पेट भजन गाने पर मजबूर करना चाहती है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस का यही जन विरोधी रवैया जनता कैसे बर्दाश्त कर सकती है। उन्होंने अपना एक सवाल पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जो मायावती ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस और उसके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर SC, ST और OBC का वोट लेकर अपनी ताकत बढ़ा ली है, लेकिन जब उसका समय पूरा हो गया तो उनकी भूख और पीड़ा को भूलकर उनके प्रति यह क्रूर रवैया अपनाना क्या सही है। वही बात करें कि बसपा ने एजेंडे पर अब अपना काम शुरू कर चुकी हैं। अब उसका अपना कोर वोट बैंक
नए सिरे से तैयार कर रही हैं, जो 2024 लोकसभा आम चुनाव के तहत बिखर सा गया था। वो अपने जमीन पूरी मजबूती के साथ तैयार कर रही हैं। अब उन्होंने हर मुद्दे को जो है ऐसा बताया कि ये मुद्दा बहुजन समाज हितैषी नहीं है। अगर आप लोग इस मुद्दे को सही समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी भूल है, आप गुमराह हो रहे हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज के हितों के लिए काम करती है। आप लोगों की इन खबरों के प्रति क्या रवैया है? क्या आप लोग समझ रहे हैं कि जो सपा, कांग्रेस और भाजपा जिस मुद्दे को लेकर चल रही है, क्या वो भारत की जनता जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं और दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए रणनीति तैयार करना चाहती है? क्या उनकी नीयत और नीति ठीक है? सवाल तो बनता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन खबरों के प्रति? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तब तक के लिए नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।